गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर रहे हैं। जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के हैं उसमें हमने सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम कंप्लीट किया था। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो एक हमने पहले वीडियो लेक्चर डाला हुआ था, इन एंड अबाउट जी बार पेंडुलम, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें बार को हमने कंसीडर करते हुए जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके हिसाब से कर दिया। कैटर्स पेंडुलम हम अब डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है। एक्सपेरिमेंट के लिए अब आप अपने आप कर सकते हो। कैटर्स पेंडुलम भी कंपाउंड पेंडुलम है, उसमें भी फॉर्मूले लगते हैं। अब ये सिंपल से 3 टॉपिक्स और हैं जिनको हम आज ही कंप्लीट करना चाहेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम टॉर्सनल पेंडुलम को ले रहे हैं। पहले समझ लीजिए कि टॉर्सनल पेंडुलम होता क्या है। किसी स्ट्रिंग से किसी बॉडी को आप अटैच किए, देखने में आपको सिंपल पेंडुलम लग रहा है। यहां पे आप बॉडी चेंज भी कर सकते हो। इसकी जगह पे एक सिलेंडर यूज कर सकते हो, जैसा कि मैक्सवेल नीडल में आप यूज करते हो। आप एक डिस्क भी ले सकते हो, एक स्फीयर ले सकते हो, हॉलो स्फीयर ले सकते हो, सॉलिड स्फीयर ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ऑसिलेट कराओगे तो ये जो स्ट्रिंग है, सपोज करते हैं आपने एक वायर ले रखा है। क्या ले रखा है? वायर। और इसकी लेंथ L है और ये वायर की जो रेडियस है वो R है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? सीधे सिंपल पेंडुलम की तरह एक वायर से जो बॉडी हम ट्विस्ट करेंगे, एक्चुअली इसमें ट्विस्ट करना हो, मीन पोजीशन से थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से किसी जो हमारी जो वायर की लेंथ है उसी एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। अब जब ट्विस्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें टॉर्क लग रहा है। जैसा कि मैंने कंपाउंड पेंडुलम में भी बताया, सिंपल पेंडुलम में भी बताया, ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कौन सी है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो इक्वेशन बेसिक बनेगी, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे टॉर्क लगेगा और इक्वल टू -c थीटा लिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कुल मिला के क्या हुआ, एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर से बॉडी को हम अटैच कर देते हैं और उसके बाद किसी एंगल से ट्विस्ट कर देते हैं। और जब ट्विस्ट कर देते हैं और सिंपली आप ट्विस्ट करने के बाद छोड़ देते हैं तो उसमें जो टॉर्क हो जाता है रिस्टोर, उसकी वजह से वो मीन पोजीशन पे आने की कोशिश, जैसे इसमें सीधे सीधे चलता है उसमें वो मीन पोजीशन पे घूमते हुए आएगा। ठीक है? घूर्णन गति करेगा और ये मीन पोजीशन के बियॉन्ड जाएगा। जैसे कि ये है मीन पोजीशन, ये है सपोज करते, आपने इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। जब छोड़ेंगे तो मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन के बियॉन्ड आएगा और इस तरीके से टॉर्सनल ऑसिलेशंस होंगे। और ये जो पेंडुलम है वो टॉर्सनल पेंडुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टॉर्सनल पेंडुलम कहलाएगा। इफ यू ट्विस्ट द वायर then due to restoring torque it will try to achieve its mean position
बट ड्यू टू दो टाइप की इसमें एनर्जी होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी होगी। और जैसा कि होता है कि वो कन्वर्जन होंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमने जो बेसिक बातें थी उनको समझा दिया है। टॉर्सनल ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि वायर ही ट्विस्ट हो जाएगा, जैसे कहते हैं मरोड़ी दोलक। टॉर्सनल पेंडुलम को क्या कहते हैं? मरोड़ी दोलक। पेंडुलम को कहते हैं दोलक और टॉर्सनल को कहते हैं मरोड़ी। हमने उसको मरोड़ दिया। क्या किया? मरोड़ दिया। तो जब आप छोड़ोगे तो उसमें मरोड़ी दोलन होंगे या टॉर्सनल ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है। अब उसकी जो बेसिक जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समीकरण बनेगा, मैथमेटिकल समीकरण बनेगा, वो टाउ इक्वल टू माइनस सी थीटा, यानी जितना टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, माइनस साइन तो उसको अपोज करने की वजह से है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई एंगुलर ही तो होगा, ऐसे ऐसे जाएगी, माने यूं जाएगी बॉडी, फिर यूं जाएगी, बीच में होते हुए फिर यूं जाएगी। हम कैसे उसको समझाएं? आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस बीच में जो आपने पढ़ा है ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर, मीन पोजीशन से शिफ्ट होता है, हमने और ये मिलाया है। दोबारा हम क्या पढ़ाएं? जब आप यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो वो ए से ए डैश तक पहुँच जाता है, या बी हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे और यहाँ पे ए दिया था, इसकी सरफेस पे हमने पॉइंट्स बनाए थे। तो इसमें एंगल ऑफ शियर आता है ये फाई, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा आता है। हम लोग यहाँ पे ट्विस्टिंग एंगल थीटा लेके चल रहे हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट नीचे वाला ट्विस्ट हो गया। तो जो टॉर्क होता है, जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ही ज्यादा एंगल ट्विस्ट होगा, ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। यानी थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क, ठीक है। क्योंकि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे लीनियर में होता है, ठीक है। तो टाउ को आप लिख सकते हो आई माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर एंगुलर एक्सीलरेशन प्लस c थीटा में एक लाइन हमने कम कर दी है इक्वल टू 0, ठीक है। और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c अपॉन i थीटा इक्वल टू 0, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। और जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल फॉर्म में लिखी जाएगी वो ये है ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे ओमेगा से आप परिचित हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और किसकी जगह लिखा हुआ है? वेयर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन आई, ठीक है। या t इक्वल टू हो जाएगा, इसी को हम 2 पाई बाई टी लिखेंगे, तो अंडर रूट सी अपॉन आई, या t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। समझ आ गया? जो आप उसमें करते हो, किसमें? ईटा मैक्सवेल नीडल में, जो आप मीन पोजीशन से हल्के हाथ से डिस्प्लेस कर देते हो और उसके बाद कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ छोड़ना होता है, तो वो प्योर रोटेशनल ऑसिलेशंस या एंगुलर ऑसिलेशंस होते हैं। ये इनर्शिया टेबल में भी आप यही करते हो, चाहे आप अकेली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के करें, चाहे उस पर रेगुलर बॉडी रख के करते हैं तब भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, और इरेगुलर बॉडी रख के टाइम पीरियड निकालते हो। भाई 3 टाइम पीरियड निकालते हो, T0, T1 एंड T2। दोनों ही एक्सपेरिमेंट में ये टॉर्सनल पेंडुलम की तरह आप काम करते हो। समझ आ गया कि? अब ये मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये टाइम पीरियड का, इसमें कोई और ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। ये जो I है वो क्या है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। यहाँ पे दोनों का उपयोग है, ठीक है। अब I माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी,
आई को आप क्या लिखोगे? अगर आपकी स्फीयर है, बॉडी स्फेरिकल शेप में है, तो आप 2/5 हमारे स्क्वायर लिख लो, है ना? अगर ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और अगर ये बार है तो उसका आई क्या होगा? ml²/12। जैसे सीधे सीधे आप बार पेंडुलम वाला बार लटका दीजिए बीच वाले धागे से और ऑसिलेट कराइए, तो उसमें ml²/12 उसका मास लिया जाएगा, उसकी लंबाई, उससे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर वो डिस्क के रूप में आपने कोई चीज नीचे बांध दी है, तब क्या होगा? आई बताइए, 1/2 mr²। इस तरीके से बॉडी के डिफरेंट होने से हो जाता है। अब अगर आपका सिलेंडर है, जैसा कि उसमें होता है मैक्सवेल नीडल में, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी हम डिफरेंट अटैच करके हम उसको टॉरिशनल ऑसिलेशंस कराएंगे। ध्यान रहे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चेंज होने से इसका टाइम पीरियड चेंज होता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I। जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे कि आप ये करते हो मैक्सवेल नीडल वाला एक्सपेरिमेंट, इसमें फिक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रखते, दोनों स्थितियों में आप बदलते हो। कैसे? इसमें कभी आप सॉलिड सिलेंडर्स को इन कर देते हो और हॉलो सिलेंडर्स को आप बाहर कर देते हो, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि ज्यादातर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाता है। तो जो सिग्मा mr² की वैल्यू जो भी आ रही है, अगर दूसरी सिचुएशन में आप मासेस को सॉलिड वालों को बाहर कर देते हो और हॉलो को अंदर कर देते हो, तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। ज़्यादा क्यों आएगा? कि सॉलिड जो मास है, सिलेंडर्स हैं, वो बाहर हो गए। तो जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो I = सिग्मा mr², यही तो आप लिखते हो, तो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है प्रोपोर्शनल टू m भी होता है। तो मास जितना दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता जाएगा, क्योंकि r² तो आपका जो शेप बना रखी है, ज्यादातर मास बाहर की तरफ चला गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो धीमे टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि धीमे धीमे ऑसिलेट करता है, टाइम ज़्यादा निकलता है। यानी जब आप सॉलिड सिलेंडर्स को बाहर की ओर रखते हैं मैक्सवेल नीडल वाले एक्सपेरिमेंट में, तो टाइम पीरियड आपका घड़ी में ज़्यादा आता है। वही 20 ऑसिलेशंस में जब टाइम नोट करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता हुआ आपको आता है, और जब आप सॉलिड को अंदर रखते हो तो कम आता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का इसके टाइम पीरियड में बहुत बड़ा रोल है। तभी तो उसमें दो टाइप से वो करते हैं, दो रीडिंग करते हैं। उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आसान है, लेकिन हम यहाँ डेरिवेशन करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऐसा है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक फैक्टर हमने यहाँ समझाने की कोशिश करी, आई। अब मैं सी के बारे में आपसे पूछना है, कोई बताएगा सी क्या होता है इसमें? हाँ, खड़े होकर बताओ। शाबाश। सी जो है टॉरिशनल, इसका फॉर्मूला भी कोई बता दे? शाबाश, ये भी बिल्कुल सही बताया। η/r⁴ ये यहाँ सी की जगह आ जाएगा। यानी कि मटेरियल चेंज होने पर भी टाइम पीरियड का फर्क आएगा। ईटा पर डिपेंड कर रहा है। तो जब इसको रखोगे फाइनल फार्मूला में, ये वाला मिटा दूं क्या? इधर वाला मिटा दूं? आपके, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है और कल्पना करी है कि जो नीचे बॉडी बांधी जा रही है वो डिफरेंट हो सकती है,
बॉडी के डिफरेंट होने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएंगे। इन्हीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो ऑसिलेशंस हैं वो डिपेंड करते हैं, यानी कि उसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब बदल जाते हैं। यही तो मतलब निकला। तो अब मैंने दूसरा जो पार्ट था इसमें हम एक जनरल वे में फॉर्मूले में रखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है 2 पाई अंडर रूट, हमने बॉडी डिफाइन नहीं करी तो mk² लिखोगे और c को लिखोगे ईटा पाई r⁴ है। तो आप इसमें k² से k बाहर आ जाएगा, r⁴ से r² आ जाएगा, k बाहर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। ये यहां से चला जाएगा, k से हमने ये हटा दिया है। तो अब ये क्या फॉर्मूला होगा, t = 2 पाई k अपॉन r²। r इज द रेडियस ऑफ द वायर, जो तार आपने बांध रखा है उसकी रेडियस है। तो ये हुआ जाके 12 कहाँ जाएगा, तो m2ml अपॉन n ईटा पाई। ईटा माने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पाई कांस्टेंट होती, 2 कांस्टेंट है। मास अगर आप सेम भी रखोगे बॉडी बदलने पे तो आप पे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ भी आप नहीं बदलते हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप उसमें ब्रास यूज करोगे तो टाइम पीरियड कुछ आएगा, अगर आयरन यूज करोगे तो कुछ और आएगा। जितना ज़्यादा ईटा होगा उतना ही टाइम पीरियड कम आएगा। समझ गए ना। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रास का सपोज करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम है, स्टील का ज़्यादा है सपोज करते हैं। तो स्टील जिसका ज़्यादा वाला है उसका टाइम पीरियड उसमें कम है। दो मतलब टॉर्सनल पेंडुलम बांध लीजिए, जिस मटेरियल के तार का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज़्यादा आएगा उसका टाइम पीरियड कम आएगा। रेडियस ऑफ वायरेशन बढ़ने पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड बढ़ेगा। उसके अलावा जो लेंथ ऑफ द जो वायर है उसमें भी डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा, हाँ ठीक है। ये सब चीजें हैं, इन्हीं पे बेस्ड छोटे छोटे अगर सम्स पीछे दिए हों तो आप कर सकते हो। इसका डेरिवेशन भी जो हमारा मैक्सवेल नीडल का है वो भी आसान है, लेकिन हम करेंगे नहीं। उसका फॉर्मूला भी रट लीजिएगा, उस पर भी बेस्ड आ सकता है, कोई दिक्कत, ये ध्यान रखें। हाँ, एक बेसिक चीज़ और लास्ट बताने को रह गई है, वो ये है कि इसमें हमने टाउ प्रोपोर्शनल टू सी थीटा, इसमें साइन थीटा नहीं आया। तो इसमें आप जो अप्रोक्सीमेशन लेते थे कि जब थीटा स्मॉल हो तब साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, वो ये बात इसमें लागू नहीं होती है। ज़्यादा भी हो जाने पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिमाग लगा के बता सकता है? आपने उसको मरोड़ दिया है, ट्विस्ट कर दिया है। इतना ट्विस्ट ना करना कि उसकी इलास्टिक लिमिट पार हो जाए। विद इन द इलास्टिक लिमिट ही जो एंगल है वो रखना चाहिए। ज़्यादा अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर आप ज़्यादा कम करते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसके टाइम पीरियड पे गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम में अगर आपने ज़्यादा, पता चला, हमने देखा बच्चों को कभी कभी लैब में धस के देखते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि एक बार खींच दो ढेर सारा होता रहेगा, तो ढेर सारा खींच देते हैं किनारे पे और ऑसिलेट कराते हैं। उसकी दो गलतियों के कारण होते हैं। एक तो वो जो नए फेज पे रखा हुआ है उससे जो है पहलवानी होने से डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं ऊपर, और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू थीटा की भी जो अप्रोक्सीमेशन है वो प्रॉपर नहीं रह पाता है। तो यहाँ है बहुत ज़्यादा एंगल से इसमें भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ड्यू टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो आपने टॉर्सनल पेंडुलम पढ़ लिया है, अब अपने बुक से एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा का तीसरे को पहले कर लेते, इसको मिटाना आसान हो जाएगा।
किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को हम रखा है भाई, ये हम लोग के ऑसिलेशन किसी फील्ड में तो ये भी हो रहे हैं, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे कंपाउंड पेंडुलम हो। ये भी ध्यान लीजिए कि बिना किसी फील्ड में कोई भी मोशन नहीं होता, ठीक है ना। वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल। ये जो ऑसिलेशन टॉर्सनल पेंडुलम वाला है, इसमें जरूरत नहीं है फील्ड की, सिर्फ मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस किया और उसमें जो इंटरनल जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वजह से ये ऑसिलेशन होता है। जबकि सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में ग्रेविटी की जरूरत होती है, पता है आपको। यानी सिंपल पेंडुलम जहां ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो वहां ऑसिलेट नहीं करेगा, ना कंपाउंड पेंडुलम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन टॉर्सनल पेंडुलम और स्प्रिंग वाला F = -kx वाला, वो चाहे आप फ्री फॉल लिफ्ट में, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं इस तरीके के, इसलिए ऐसी बातें डिस्कस करना जरूरी है। जब फ्री फॉल होता है तो वहां पर ग्रेविटी जो है कब खत्म हो जाता है मामला, तो वहाँ या किसी सैटेलाइट के रिवॉल्व करते हुए, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आप हैं, वहाँ भी वेटलेसनेस होती है, पता है आपको, है ना। और जब किसी और एक्सीलरेशन से लिफ्ट चलती है तो उसमें नीचे की ओर आती है तो G-a लेना पड़ता है, और ऊपर की ओर लिफ्ट जाती है तो G+a हो जाता है, और फ्री फॉल होने में 0 हो जाता है। G-G = 0। G है और G से ही चल रहा का मतलब फ्री फॉल, तो G-G = 0 हो जाता है, ये फ्री फॉल कहलाता है। ये बातें ध्यान रखिए। स्प्रिंग वाला जो घड़ी है वो चलेगी, फ्री फॉल में भी चलेगी, यानी लिफ्ट जो है टूट गई उसकी डोरी और नीचे गिर रहे हो तो रास्ते में आपकी घड़ी वो वाली काम करेगी। आप वहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहें सिंपल पेंडुलम का तो कर सकते, नहीं कर पाएंगे, कंपाउंड पेंडुलम का नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। अब हम लोग करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी हमने B ले ली। एक हमने पेंडुलम जो है बनाया हुआ है, एक बार जो होता है ना, मैग्नेट के बार आपने देखे हैं, इसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसको क्या समझाएं? MB sin थीटा पढ़ा है आपने? मैग्नेटिज्म पढ़ा है कभी? किसके बराबर होता है MB sin थीटा? टाउ के बराबर, टॉर्क के बराबर। तो टाउ = -MB sin थीटा, यही तो होता है। और टाउ को आप लिखोगे I dt थीटा, ये तो आपको करना ही पड़ता है, प्लस MB sin थीटा को थीटा कर लेते हैं, when थीटा इज, इसमें आपको लेना पड़ेगा थीटा इज स्मॉल, है ना, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा =0 और d2 थीटा dt² प्लस MB/I इंटू थीटा =0। ये इसकी जगह हम ω² लिखेंगे, तो d2 थीटा dt² प्लस ω² थीटा =0। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और ओमेगा की जगह पे आ गया √MB/I। M क्या होता है इसमें? मास नहीं होता, मैग्नेटिक मोमेंट। M क्या है? मैग्नेटिक, हिंदी वाले जान ले, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। और B मैग्नेटिक फील्ड है, और I क्या होगा? मैकेनिकल ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बार का,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार, तो आई की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एम के स्क्वायर हो सकता है, या टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम। तो आप इस पर बेस्ड सम्स कर सकते हैं। क्या मुझे इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत है? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग करने से आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, आसान होगी। केवल एक चीज़ है, अगर एंगुलर ऑसिलेशन हो तो आप टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, बस उससे इक्वेट करा दें। अपने आप जो ऑसिलेशंस हैं उनकी कहानी इस इक्वेशन के अंदर सिमट जाएगी। भाई ओमेगा स्क्वायर से हम जो भी थीटा के साथ लगा हुआ है कंपेयर करा देंगे। इससे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दोनों हम टी लिख के चल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी उसकी उल्टी होती है, बार बार क्या लिखें, टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये इसका जो छोटा बड़ा बार होना, भारी हल्का होना, इस पर भी टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। अगर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ठीक ठाक है, इस पर भी डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, डायरेक्टली अंडर रूट एम है, ध्यान रखिएगा। ये अंडर रूट बी भी है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने तगड़ा लगा रखा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा कि कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते जाएंगे तो मतलब टाइम पीरियड कम होता जाएगा, कम होने पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने के फॉर्मूले सबके पता हैं। बार ज़्यादातर वो ml²/12 रखा जाएगा। अगर बार लिया है आपने मैग्नेटिक बार तो ml²/12। कोई बताएगा कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका फॉर्मूला कोई बताएगा क्लास में? कोई नहीं बता पा रहा है या बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही? वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, जिसमें करंट फ्लो जब तक होती है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कुंडली उसमें लपेटी जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स, बहने वाली करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम पोल स्ट्रेंथ के टर्म में कभी बार मैग्नेट को पढ़ा, इनकी पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? ये बार है तो इनकी जो है आप कहते हैं नॉर्थ एक साउथ, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। और इसकी लंबाई जो है जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते हो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और अगर ये एल लेंथ का है तो क्या होता है इसका डाइपोल मोमेंट? आर यू श्योर? 12 लेंथ लेते हो कि एल लेते हो? 12 लेते हो तब क्यू क्यू एल होता है। एक्चुअली आधे आधे में बांटना आसान होता है तो इसलिए एल एल मतलब 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो इन सिमिलर वे जैसे कि यहाँ चार्ज की स्ट्रेंथ चार्ज कहलाती है, वैसे यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। 2 पोल्स होते हैं ना, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू अगर 12 लेंथ इसकी लोगे तो पोल स्ट्रेंथ को अगर हम सपोज करते हैं बी से डिनोट करते हैं तो 2b है। इस तरीके से अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पोल स्ट्रेंथ गिवन है तो पोल स्ट्रेंथ को उसकी लंबाई 12 आप ले रहे हो, डबल ना कर देना। फिर अगर पूरी लंबाई दी गई है तो वही 12 है। तो इस तरीके से आप इसको आप समझ सकते। आर यू क्लियर और नॉट? तो आप कहीं भी देखिए कितना आसान है, टॉर्क निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन आई, अपने आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू जो भी वैल्यू रखी होगी कंपेयर किया, निकल आए। सारे सम्स कहीं भी ऑसिलेशंस हैं, कितनी इंपॉर्टेंट और कितना आसान बना दिया है मतलब सॉल्यूशंस। ठीक है ना? अब हम लोग तीसरा वाला जो है ये वाला बचा है, इसको सबको मिटा देते हैं। ये भी बहुत आसान है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस और एलसी सर्किट। 5-7 मिनट में सब समझ में आ जाएगा।
हमने एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस C है। ये ध्यान रहे कि जब भी हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं तो दोनों की लंबाई बराबर होती है प्लेट्स की, और जब हम सेल या बैटरी बनाते हैं तो जो माइनस वाली है वो छोटी बनाई जाती है और प्लस वाली बड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये इंडक्टेंस है, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस इसका C हमने लिख ही दिया है। हमने इसको अभी ये टू वे की है, हमने इसको इसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, हो गया चार्ज अपोजिट पोलरिटी के साथ। हमने इसको ऑन किया था, ऑफ कर दिया, चार्ज हो गया। अब हम इंडक्टेंस कॉइल के साथ वाला सर्किट कंप्लीट कर दिए। व्हाट विल हैपन, अच्छा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो Q बाई C के बराबर होगा। इसकी जो एनर्जी होगी, इसी को आप, ये है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का यहाँ हिसाब किताब जो आंखों से नहीं दिखता। मैकेनिकल ऑसिलेशंस तो आप देख सकते हो, चाहे वो बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा हो, चाहे वो टॉरशनल पेंडुलम हो, चाहे सिंपल पेंडुलम हो, चाहे कंपाउंड पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, समझ गए ना। ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं। ये माइंड में जो है हिसाब किताब थोड़ा सा चेंज करके समझिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर चार्ज हो गया था, इसका तो काम खत्म हो गया। इसको मैं कहूँ तो बिगाड़ भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसका काम था एक बार इसको चार्ज करना, राइट। अब ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने पे क्या है कि आप थर्ड पेपर में पढ़ रहे होंगे, डिस्चार्ज जो है एक्सपोनेंशियल होता है। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट, जब भी करंट में परिवर्तन होगा, एक चीज आप मान लीजिए कि मूविंग जो चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर, ये फैराडे ने देखा ही था, whenever there is change in current there will be a magnetic field around the conductor। अब जब चार्ज की मैग्नीट्यूड बदल रहा है, जब बदलेगा तो इसके अक्रॉस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने लेंजेस लॉ पढ़ा होगा, उसके अपोजिट पोलरिटी में होगा। अगर ये प्लस माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, माइनस एल आई बाई, आपने पढ़ा। आर यू क्लियर, ठीक है। अब जो है हमने, और कितना होगा, उतना ही होगा जितना ये Q बाई C रहा होगा। यानी आप ये लिखोगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप ये था वही यहाँ पे डेवलप होगा। तो आप यहाँ पे इक्वेशन में आप लिख सकते हो Q बाई C इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी। हमने पहले लिखने की बजाय इधर कर दिया। अब साइड चेंज करिए तो क्या होगा, और एल डी आई बाई डी टी प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। अब ये मामला ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ I लिखा है, यहाँ Q लिखा है, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आप जानते हो कि नहीं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, d2q अपॉन dt स्क्वायर। यू कैन सब्स्टिट्यूट I इक्वल टू dy बाई dt, यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब इसको और करके दोबारा लिखते हैं, d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC इंटू q इक्वल टू 0। अब आप फिर और करके लिख सकते हो, d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0। This differential equation resembles with the differential equation of simple harmonic motion,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशंस? आप यहाँ अगर लीनियर लेके चलते हो तो यहाँ x लिखा होता था, अगर एंगुलर लेके चलते थे तो थीटा लिखा होता था। अब यहाँ पे चार्ज q लिखा होता, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता था या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन होता था, यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है। इसको कौन देखेगा? चार्ज को देखने वाला कौन होता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, और करंट को देखने वाला गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर बता देगा कि ये सब हो रहा है। नील भाग रही हो, है कि नहीं? तो ये जो है ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिकल चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम अगर कंपेयर करें तो x और थीटा को रिप्लेस कर रहा है। तो therefore the charging and discharging of capacitor in an AC circuit is in simple harmonic motion. मोशन शब्द उससे बोरो कर लिया गया है, लेकिन मोशन नहीं है, वेरिएशन ऑफ चार्ज है। वेरिएशन ऑफ चार्ज इन द सर्किट, वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द सर्किट, एसोसिएटेड सर्किट। समझ में आ रहा है? जो संबंधित परिपथ आपने बना रखा है उसमें आवेश का मान बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जैसे सरल आवर्त गति में विस्थापन या कोणीय विस्थापन बदलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो अब इसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 1/√LC। अब अगर इसमें 2πf लिख दिया जाए तो इसमें टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेके चलते हैं, तो f = 1/2π√LC। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है ना? ये फॉर्मूले पे बेस हम तो कर ही सकते हो, लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम है समझ डेवलप करने वाली है वो आपने समझ ली होगी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप मैकेनिकल ऑसिलेशंस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हो, ये भी कंपेयर करके इनके एक्सप्रेशंस आपको देखने पड़ेंगे। इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या है? इसमें क्या है? ½ Q²/c, और इसमें कितनी होती है? ½ Li² या ½ L dQ/dt का होल स्क्वायर। समझ गए या नहीं? ये एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी की तरह और ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं चार्ज के रूप में मैग्नीट्यूड के वेरिएशन के, इनको भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहीं पे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं जो ज़रूरी थे वो ख़त्म होते हैं। आप प्रॉब्लम्स उसके पीछे जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले हैं उनको आप कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑब्जेक्टिव भी आप देखते रहिए। जो नेक्स्ट टर्न है मैं यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ।